नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और रुख करेंगे राजधानी की बड़ी और अहम खबरों का। हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जींद दौरा रहा है। जींद में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनी है। वाल्मीकि जयंती समारोह में भी शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। मंत्री कृष्ण बेदी और एमएलए कपूर सिंह ने उनका स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 10% कोटा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। हरियाणा के जींद में एकलव्य स्टेडियम में महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। समारोह में मंत्री बेदी और विधायक कपूर सिंह ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती को लेकर 20% आरक्षित कोटे से 10% कोटा अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किया गया है और उन्हें इसका लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जींद के डीएवी स्कूल में प्रधानमंत्री की मन की बात सुनी। चलिए अब आगे खबर में बढ़ते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली गठबंधन महायुति ने शानदार जीत दर्ज की है। राज्य में एक बार फिर उनकी सरकार बन रही है। 288 सीटों वाले महाराष्ट्र राज्य विधानसभा में महायुति को 230 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। तो वहीं महाविकास अघाड़ी को 47 सीटें मिली हैं, जिस पर महाविकास अघाड़ी के कई नेताओं ने चुनाव पर सवाल उठाने भी शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के कई नेताओं के बयान सामने आए हैं। इसी बीच हरियाणा से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर कहा कि नतीजे बराबर के दिख रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने धनबल प्रशासन और साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया। वहीं उन्होंने चुनाव की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए। बता दें कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक जिले के गड़ी सांपला गांव में आयोजित छोटू राम जयंती कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। पहली बात तो जो नतीजे आए महाराष्ट्र के अंदर वो अचंभित करने वाले नतीजे आए हैं और ख़ास तौर पे कई ऐसी बातें आई महाराष्ट्र के नतीजों में जो आप जिनको स्वाभाविक रूप से बहुत से ऐसे प्रश्न हैं। सही बात है कि जो एनडीए गठबंधन है, हम भी एनडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी का जो है मंथन किया जाएगा कि नतीजे क्यों रहे, लेकिन जो प्रक्रिया है चुनाव की प्रक्रिया की निष्पक्षता पे दोबारा से प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए आप गुजरात से भी ज़्यादा गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा इस पिछले चुनाव में, जहाँ लगभग 80% सीट जीती थी भारतीय जनता पार्टी, कंटेस्ट करने वाली 90% सीटें जीती महाराष्ट्र में। बहुत बड़ा ये आंकड़ा, जबकि महाराष्ट्र में जो है कम से कम एक मुकाबले की बात तो सभी का आकलन था। और हरियाणा के पलवल में राज्य मंत्री गौरव गौतम ने पलवल सहकारी चीनी मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ होडल से विधायक हरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि चीनी मिल ने पिछले कई सालों में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई अवार्ड प्राप्त हुए हैं। उम्मीद है कि ये मिल इस सीजन में अच्छे परिणाम प्राप्त कर कीर्तिमान स्थापित करेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार साल 2022 और 23 में शुगर मिल की क्षमता को बढ़ाकर 2200 टीसीडी कर दी गई है और शुगर मिल की एरिया 32 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ है। इससे करीब 214 गांव के किसानों को भी लाभ मिल रहा है। मैं सभी आज पलवल चीनी मिल का प्राइस सत्र 2024-25 शुरू हुआ है। मैं सभी किसान भाइयों को शुभकामनाएं देता हूं और सभी अधिकारियों से उम्मीद करता हूं कि किसानों को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए और मुझे लगता है ये सत्र बहुत अच्छे से चलेगा। किसान भाइयों को कोई प्रकार की असुविधा हमारे इस चीनी मिल में ना हो, उसके लिए हमने अलग प्रकार से उनकी बैठने की व्यवस्था हो, चाहे उनके खाने की व्यवस्था हो, चाहे उनके विश्राम की व्यवस्था हो, हर प्रकार की व्यवस्था इस चीनी मिल में हम लोगों ने करी। और हरियाणा के सहकारिता और पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा रोहतक पहुंचे, जहां उन्होंने चौधरी छोटू राम की जयंती पर आयोजित मैराथन में शिरकत की
और साथ ही कैबिनेट मंत्री ने युवाओं के साथ दौड़ लगाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि चौधरी छोटू राम ने गरीब, मजदूर और किसानों के लिए जो काम किए वो अविस्मरणीय हैं। वहीं उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान किया और कहा कि नशा मनुष्य की सामाजिक निष्ठा और धार्मिक प्रवृत्ति को भी नष्ट करता है। रहबरे आजम सर दीन बंधु सर छोटू राम की आज जयंती के मौके पर कमेरा वर्ग जिसमें हर तबका शामिल है, कमेरे वर्ग ने आज इस कमेराथन का आयोजन किया। नौजवानों में जो नशे की बात है उसके खिलाफ जो है ये मैराथन थी, उसकी जागरूकता के लिए। और बहुत अच्छे तरीके से इसका आयोजन हुआ। काफ़ी संस्थाओं ने इसमें हिस्सा लिया। और संगरूर में जूनियर प्रोफेसर और पुलिस में झड़प देखने को मिली। मुख्यमंत्री आवास का घेराव के लिए प्रोफेसर जा रहे थे। 411 उम्मीदवारों की नियुक्ति की मांग कर रहे थे। खबर पंजाब के संगरूर जिले से है, जहां कई जूनियर प्रोफेसर्स और लाइब्रेरियन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस दौरान 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन फ्रंट पंजाब के नेताओं ने कहा कि वे 411 उम्मीदवारों की तत्काल नियुक्ति की मांग को लेकर आज मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के आवास का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जबरन रोका और पीटा। इस दौरान कई लोगों को भी चोट आई है। मैं 1158 भर्ती में हिंदी में सिलेक्टेड कैंडिडेट हूं और पिछले 3 साल से उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग की ज्वाइनिंग हो, लेकिन पहले कोर्ट में मसला चलता रहा। लेकिन पिछले 2 महीने यानी 23 सितंबर को फैसला हमारे पक्ष में आने के बाद भी यह सरकार हमें अभी तक ज्वाइन नहीं करवा पाई है। हमारे साथ के ही 483 जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनको इन्होंने 2 दिन के अंदर रातों रात ज्वाइनिंग करा दिया। क्योंकि शिक्षा के प्रति लोगों की मांग भी थी और लोगों की मांग को देखते हुए इन्होंने उनको ज्वाइन करा दिया। लेकिन साथ ही 411 जो कैंडिडेट हैं उनको अभी तक इन्होंने सड़कों पर छोड़ रखा है। हमारी मजबूरी है कि हम सड़कों पर हैं, नहीं तो हम पिछले 2-3 सालों से हम शिक्षा के म्यार को हम ऊपर कर सकते थे, लेकिन सरकार हमें मजबूर कर दिया कि हम सड़कों पर आकर के संघर्ष करें। और संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। दिल्ली के प्रेस क्लब में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार को चेतावनी भी दी है। 26 नवंबर से जगजीत डालेवाल भूख हड़ताल पर बैठेंगे। एमएसपी की गारंटी, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल ने दिल्ली के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि अगर सरकार किसानों की मांग नहीं मानती है तो 26 नवंबर से किसान जगजीत डालेवाल खनौरी बॉर्डर पर भूख हड़ताल करेंगे और किसान देश के सभी राज्यों के मुख्यालयों पर धरना देंगे। और अगर सरकार हमारी हड़ताल को सीरियस नहीं लेती है तो हमारा प्रदर्शन और तेज होगा। वहीं किसान नेता सरवन पंधेर ने कहा कि फरवरी से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी बातें मानने को तैयार नहीं है। धरना प्रदर्शन के दौरान अगर किसानों को कुछ होता है तो उनकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। देखो ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ 26 ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਆ, ਪਾਂਡੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੱਦਣ 26 ਨੂੰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਉਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। और अमृतसर के अजनाला थाने के बाहर बम जैसी संदिग्ध वस्तु मिले जाने के बाद हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने थाने के बाहर इलाके को पूरी तरह से घेर लिया और इलाके को सील कर दिया और वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। वहीं संदिग्ध वस्तु को डीएक्टिवेट करने के लिए बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई। आपको बता दें कि ये वही पुलिस स्टेशन है जहां 2 साल पहले अमृतपाल सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर
अपने साथी को छुड़वाने के लिए हमला किया था और एक बार फिर वहां पर संदिग्ध वस्तु मिलने के बाद इलाके को सील कर दिया गया है। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਐਸਐਚਓ ਅਜਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਟੀਮ ਪਲੱਸ ਐਂਟੀ ਸਾਬੋਟੇਜ ਚੈੱਕ ਟੀਮਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ और बीजेपी को महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में हुए उपचुनाव में मिली जीत पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शिमला में जश्न मनाया। इस दौरान उन्होंने जमकर आतिशबाजी की और सभी को मिठाई खिलाई। साथ ही भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद और मोदी है तो मुमकिन है के नारे लगाए। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय सूद ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व पर भरोसा जता रहा है और इस भरोसे की जीत का सबसे बड़ा सबूत महाराष्ट्र में हुई बीजेपी गठबंधन की जीत है। के माहौल में है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो है वो आगे बढ़ रही है और हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के ये पास इतने अच्छा कुशल नेतृत्व होने की वजह से और जिस तरीके से हमारे नेतृत्व की एक विकास की जो पॉलिसीज़ हैं उसको जो है पूरे हिंदुस्तान में जो है लोग जो है समर्थन दे रहे हैं और जो मोदी जी का एक विकसित भारत का जो सपना है 2047 तक उसमें पूरे हिंदुस्तान की तरफ से जो है वो सहयोग मिल रहा है और महाराष्ट्र उसका जीता जागता एग्जाम्पल है। और हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है। कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली के आसपास के क्षेत्र में अब बर्फबारी का इंतजार खत्म हो गया है। लाहौल घाटी और मनाली के कई इलाकों में मौसम में बदलाव देखा गया, जिसके चलते मनाली के अटल टनल, रोहतांग सहित रोहतांग के पास और उसके आसपास के क्षेत्र में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है, जिससे होटल कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं। वहीं बर्फबारी के कारण लाहौल और मनाली के इलाके में तापमान में भी गिरावट आ गई है और कुछ ही देर में चोटियां बर्फ से ढक जाएंगी। लाहौल घाटी के रिहायशी क्षेत्र और अटल टनल रोहतांग में इस सर्दी के सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज की गई है। वहीं पुलिस प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सावधानी और दिशा निर्देश को पालन करने की हिदायत जारी की है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बर्फबारी अब शुरू हो गई है। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है, लेकिन अब पर्यटकों की जो है भीड़ वहां देखने को मिलेगी। बर्फबारी जैसे ही होती है, बर्फबारी के तुरंत बाद जो वहां होटल और कारोबारी हैं उनके चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही, क्योंकि वहां व्यवसाय और आय का स्रोत एकमात्र पर्यटक ही हैं। लेकिन जिस तरीके से चोटियां बर्फ की चादर से ढक गई हैं, मानो कि व्यवसाय जो है वहां पर अब गति पकड़ लेगा। ये तस्वीरें देखते ही बन रही हैं। पुलिस चौकी कोकसर, जिला लाहौल स्पीति। हिमाचल के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में वित्तीय असंतुलन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके लिए पूर्व की बीजेपी की सरकारें जिम्मेदार हैं। 90,000 करोड़ का कर्ज उन्हें विरासत में मिला है। अब हमारी सरकार सकारात्मक रूप से वित्तीय संसाधन जुटाने में काम कर रही है। राजनीतिक चर्चाओं के बीच मेरे साथ खास बातचीत के लिए हैं राजेश धर्माणी जी, टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश सरकार में। सर, हिमाचल प्रदेश सरकार, आपकी सरकार कह रही है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो भाजपा इतनी चिंतित क्यों? ये भाजपा का जो एजेंडा है वो एक किस्म का साम्राज्यवादी टाइप है। हिमाचल प्रदेश में तो लोगों ने उनको मैंडेट दिया नहीं, लेकिन जिस सरकार को, चुनी हुई सरकार को लोगों का आशीर्वाद मिला 2022 दिसंबर में, उसको उन्होंने पहले तो गिराने का असफल प्रयास किया। लेकिन जब उसमें सफल नहीं हुए, क्योंकि जब
9 विधायक अनसीट हुए, 6 अनसीट हुए, 3 ने रिजाइन किया। तो उसमें से लोगों का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 6 सीटें जिताकर उन्होंने दिया। अब वो दोबारा से जो है वो सत्ता के बगैर जो है रहना उसको मुश्किल हो रहा है, और बार बार जो है इस तरह के षड्यंत्रकारी जो बयान है वो आते हैं, सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करना जो है वो हिमाचल के मतदाताओं का अपमान है और उनको परहेज करना चाहिए। अभी 3 साल बाद इलेक्शन होंगे, फिर जो जनता तय करेगी उसके मुताबिक फैसला होना चाहिए, ना कि षड्यंत्र करके सरकार को गिराने का या उसको अस्थिर करने की कोशिश होनी चाहिए। जी, अनुराग ठाकुर कहते हैं सर कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक तंगी है और आर्थिक आपातकाल किसी स्थिति है सर। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये हकीकत है कि जो कर्जा 90,000 करोड़ रुपए का वर्तमान सरकार को विरासत में मिला है, हमारे जो मुख्यमंत्री जो स्वयं वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने फाइनेंशियल डिसिप्लिन दिखाते हुए जहां अनप्रोडक्टिव खर्चों को कम किया, जहां लीकेज थी उसको बंद किया और अतिरिक्त जो है वो रेवेन्यू रिसोर्सेज जो है बढ़ाने का काम किया है। अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर की बात है, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी की बात है, हमने ऐसी गतिविधियों पर जो है खर्चा ज़्यादा किया है जिससे कि हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर हो, हमारे रेवेन्यू जनरेशन में जो है इजाफा हो। यमुनानगर जिले के अराइयावाला गांव का गुड़ काफ़ी फेमस है। यही वजह है कि इस गुड़ क्रशर से बने गुड़ का स्वाद चखने के लिए लोग दूर दूर से यहां आते हैं। इस गुड़ की खास बात यह है कि इसमें ना ही मसाला डाला जाता है और ना ही खाद और ना ही गन्ने की रोपाई के वक्त पानी दिया जाता है। इसीलिए दिल्ली से आने जाने वाले लोग भी यहाँ रुक रुक कर सिर्फ गुड़ का स्वाद चखते हैं, बल्कि घर के लिए भी काफ़ी बड़ी मात्रा में लेकर जाते हैं। वहीं गुड़ क्रशर के मालिक जगमाल का कहना है कि हमारे गुड़ की खासियत ये है कि इसमें हम कुछ भी नहीं मिलाते हैं, जैसा गन्ना आता है वैसा ही रस तैयार करते हैं, जिसके बाद अलग अलग विधि से गुड़ को पकाया जाता है और फिर गुड़ तैयार किया जाता है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, अक्सर इधर पोंटा साहिब आता जाता रहता हूँ और जब भी सीजन के टाइम होता है मैं यहाँ से गुड़ खरीदता हूँ। यहाँ का गुड़ जो है बिना मसाले के है जी, और लाभदायक अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है और जो जहाँ की खेती होती है ये भी बहुत अच्छी रेसों के अंदर होता है, इसके अंदर खाद यूरिया का बहुत कम इस्तेमाल होता है। मैं ये कहूँगा कि बहुत बेस्ट गुड़ है यहाँ का और कहीं से भी भारत के अंदर कहीं से भी आदमी आके यहाँ परचेज कर सकता है गुड़ को। मैं 10-12 साल हो गए यहाँ से गुड़ बनवाता हूँ। जैसे गन्ना भी अपने मन चाहे किसान के ही लेते हैं हम, तो उसी से गुड़ बनवाते हैं। यहाँ के गुड़ की काफ़ी दूर तक मशहूरी कर रखी है और बहुत अच्छा स्वाद है, क्योंकि एक बारी दे देंगे तो स्वाद आएगा तो दोबारा लेने आते हैं। तो हमारा होम डिलीवरी का काम है सारा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी जाते हैं सामान, तो काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं हम इस तरह। चलिए आपको सीधा ले चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास, जहां ओडिशा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने पहुंचे हैं। आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, उनके साथ कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं। ओडिशा कार्यक्रम 2024, ओडिशा पर्व 2024 कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि उनके साथ कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं। देखिए ये ओडिशा का पर्व, जो ये जो झलक है वो भी देखने को मिल रही है। अभी मैं औपचारिक तौर से कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए सभापति
केवल हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को सम्मान देगा बल्कि आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर्व को लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा कि उड़ीसा की संस्कृति, उड़ीसा की सभ्यता आज पूरे विश्व तक पहुंच रही है और ये पर्व न सिर्फ उड़ीसा वासियों के लिए बल्कि उड़ीसा के जो लोग हैं दुनिया भर में रह रहे हैं उनके लिए भी ये पर्व बेहद अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का रंगारंग आगाज किया। बल्कि इस उत्सव को आध्यात्मिकता और करेगा। अभी मैं औपचारिक तौर से उनके साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी मौजूद हैं। सभापति दीप प्रज्वलन का ये पवित्र क्रियाकला न केवल हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को सम्मान देगा बल्कि और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।